वेलकम टू स्टडी गो विद ज़ीनत। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 28 से लेकर सेक्शन 32 तक के प्रोविजन, देन सेक्शन नंबर 33 जो कि सिंगली पढ़ा जाने वाला सेक्शन है, इसलिए मैं इसको ना भारतीय साक्षी अधिनियम का सलमान खान भी बोलती हूँ। फिर हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 34 से लेकर सेक्शन 38 तक के प्रोविजन। भारतीय साक्षी अधिनियम में दिए गए सेक्शन 28 से लेकर 32 तक के प्रोविजन के बजाय इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 34 से लेकर 38 तक के प्रोविजन होते थे। भारतीय साक्षी अधिनियम के सेक्शन 33 की बजाय इंडियन एविडेंस एक्ट में होता था सेक्शन नंबर 39। भारतीय साक्षी अधिनियम के सेक्शन 34 से लेकर 38 तक के प्रोविजन के बजाय इंडियन एविडेंस एक्ट में होते थे सेक्शन 40 से लेकर 44 तक के प्रोविजन। बाकी आप ये खुद देख सकते हो कि कौन से सेक्शन की बजाय कौन सा सेक्शन होता था इंडियन एविडेंस एक्ट में। अगर आपको भारतीय साक्षी अधिनियम के सारे लेक्चर्स चाहिए तो वो सारे लेक्चर्स एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। भारतीय साक्षी अधिनियम 2023 के वीडियो लेक्चर की सीरीज में जो भी कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, उस कंटेंट का मैंने एक बुक लॉन्च किया है हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में, जो कि बाय पोस्ट भेजी जाएगी। अगर आपको परचेज करनी है तो परचेज करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर डाल दिया है। बाकी क्रिमिनल लॉज जो है न्यू वाले, वो भी जल्द ही बुक के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएंगे, और उसके बारे में ना आपको टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद ज़ीनत पर मैं अपडेट दे दूंगी जल्द ही। इसलिए मेरा टेलीग्राम चैनल स्टडी गो विद ज़ीनत जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि सारी चीज़ों की अपडेट मैं अपने चैनल से रिलेटेड, लीगल चीज़ों से रिलेटेड वहीं पर आपको प्रोवाइड करती हूँ। और ऐसे बढ़िया बढ़िया कंटेंट के लिए मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें भारतीय साक्षी अधिनियम के सेक्शन नंबर 28 की, तो इस सेक्शन के बजाय इंडियन एविडेंस एक्ट में होता था सेक्शन नंबर 34। तो डिफरेंस पता क्या है? इन दोनों की हेडिंग डिफरेंस है बस। बाकी सेक्शन 34 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का है वो एज इट इज उठा के इन्होंने चेप दिया सेक्शन नंबर 28 में, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। तो बाकी सेक्शन 28 भारतीय साक्षी अधिनियम पर क्या कहता है? ये कहता है कि जो अकाउंट बुक्स होती है, बोले तो बही खाता बुक, इसको आप मान के चलो कि ये बही खाता बुक है। हालांकि ये मेरे एलएलएम टाइम की डिसर्टेशन है, जिसको बनाने के चक्कर में मैंने अपना हरियाणा जुडिशरी का मेंस स्किप किया था 2022 में। तो आप इसे मान के चलो ये बही खाता बुक है। बही खाता बुक बोले तो जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना डेली का हिसाब वगैरह अपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में नोट करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप किराना की दुकान पे जाते हो या किसी भी शॉप पे जाते हो तो वो अपनी एक बही खाता बुक मेंटेन करके रखते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि कौन पर्सन उनसे कितना उधार ले लिया है, पूरा डिटेल वगैरह वो लिख के रखते हैं उसमें। तो इस तरह की जो अकाउंट बुक्स होती हैं, जिसमें ट्रांजेक्शन्स वगैरह लोग एंटर करते हैं, चाहे वो हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में कर रहे हो यूज़, या फिर वो मोबाइल में या फिर कंप्यूटर वगैरह में, या किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिकली वो उसको स्टोर कर रहे हैं, बट वो चीज़ अगर कर रहे हैं इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो फिर उस अकाउंट बुक में जो भी एंट्री की गई है, अगर वो एंट्री किसी ऐसे मैटर से संबंधित है जिस पे ना कोर्ट को इंक्वायरी करनी है, तो तब वो एंट्री यहाँ पर सेक्शन 28 में रेलेवेंट हो जाती है। बट वो एंट्री काफ़ी नहीं होती है किसी पर्सन को लायबल ठहराने के लिए, क्योंकि वो एंट्री कॉरोबरेटिव एविडेंस मानी जाती है और वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होती है। उस पर रिलाई करने के लिए हमें अदर एविडेंसेस का सहारा लेना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, जो ए है वो ना सूट फाइल करता है बी के अगेंस्ट कि ये देखो मेरे पास बुक ऑफ अकाउंट में मैंने ये एंट्री की हुई है कि जो बी ये पर्सन है ना, इसने मेरे 1000 रुपये देने हैं। ऑलराइट, तो ये जो एंट्रीज हैं, ये एंट्री एज पर सेक्शन 28 रेलेवेंट है। बट सिर्फ इस ही एंट्री के आधार पे हम प्रूव नहीं कर सकते हैं कि वाकई में जो बी है उसके ऊपर ए का 1000 रुपये का कर्जा है। हमें फर्दर एविडेंसेस की भी ज़रूरत होगी। इन एंट्रीज को प्रूव करने के लिए बाकी एविडेंसेस का सहारा भी लेना पड़ेगा। इसके अलावा देखो, हमने भारतीय साक्षी अधिनियम के सेक्शन 19 में पढ़ा था कि ऐसी बातें जो हमने अपने फेवर में कही, वो बातें हम कोर्ट में प्रूव नहीं कर सकते हैं। बट सेक्शन 28 में जो अभी मैंने पढ़ाया, वो चीज़ सेक्शन 19 के जनरल रूल का एक्सेप्शन है, जहां पर हम उन एंट्रीज को भी रेलेवेंट मान रहे हैं जो हमने अपने फेवर में की हुई है बुक ऑफ अकाउंट में। बट सिर्फ उन ही एंट्री के आधार पर किसी पर्सन को लायबिलिटी के अधीन नहीं लाया जा सकता, ये बात भी ध्यान रखनी है।
सेक्शन 28 यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। अब अगर आपसे पूछ लें कि सेक्शन 28 को अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है, तो सबसे पहली चीज होनी चाहिए हमारे पास बुक ऑफ अकाउंट। और वो बुक ऑफ अकाउंट किसी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी हो सकती है, लाइक आपने डेटा सेव किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिकली मोबाइल में या फिर लैपटॉप वगैरह में, लाइक प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन आती है खाता बुक, वहां पर आपने सेव किया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉनिकली भी हो सकती है आपकी जो बुक ऑफ अकाउंट है, या फिर वो हार्ड कॉपी के रूप में भी हो सकती है। जब हार्ड कॉपी के फॉर्मेट में होती है ना बुक ऑफ अकाउंट, तो वो होनी चाहिए ऐसी कि जो शीट्स हैं उसमें वो परमानेंटली बाउंड हो। वो डायरी हो सकती है कोई जिसमें शीट्स परमानेंटली बाउंड है, वो स्पाइरल नोटबुक भी हो सकती है, स्पाइरल पैड्स वगैरह भी वो हो सकता है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई फाइल है जिसमें आपने लूज शीट्स रखी हुई हैं जिनको आगे पीछे किया जा सकता है, या उनमें से कोई शीट बाहर निकाल के कोई नई शीट उसमें ऐड की जा सकती है। तो इस तरह की जो फाइल होती है जिसमें लूज शीट्स रखी हैं, इनको हम सेक्शन 28 के पर्पज से बुक ऑफ अकाउंट नहीं मानते हैं। तो पहली चीज बुक ऑफ अकाउंट होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो बुक ऑफ अकाउंट है वो मेंटेन की गई होनी चाहिए इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। लाइक आपका जो भी कारोबार है उस दौरान आप डेली बेसिस पर वो मेंटेन करने चाहिए, और उसमें आप डेली बेसिस पर एंट्रीज करने चाहिए, और वो एंट्रीज ड्यूली डेटेड होनी चाहिए। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है कि आपने जो एंट्रीज की हैं वो डेट वाइज हो, क्योंकि फिर पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी एंट्री कब की है। तो ये भले ही सेक्शन 28 में नहीं लिखा है, बट ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सेक्शन 28 के एप्लीकेशन के लिए। नेक्स्टली, जो एंट्रीज की गई हैं बुक ऑफ अकाउंट में वो संबंधित होनी चाहिए किसी ऐसे मैटर से जिसपे कोर्ट को करनी है इंक्वायरी, तो फिर वो एंट्रीज सेक्शन 28 में हो जाएंगी रेलेवेंट। लेकिन भले ये एंट्रीज एक्यूरेट हैं, ऑथेंटिक हैं, सिर्फ इन्हीं एंट्रीज के आधार पर बिना अदर एविडेंसेस का सहारा लिए किसी पर्सन को लाइबिलिटी के अधीन नहीं लाया जा सकता है, कन्विक्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दीज एंट्रीज आर नॉट सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस टू कन्विक्ट एनी पर्सन। और ये बात कही थी सुप्रीम कोर्ट ने LK आडवाणी वर्सेस CBI के केस में, CBI वर्सेस VC शुक्ला के केस में। ये केसेस ना जैन हवाला डायरी केस के नाम से भी जाने जाते हैं, और पूछ लिया जाता है कि ये केसेस कौन से सेक्शन से रिलेटेड हैं। तो ये रिलेटेड हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन नंबर 28 से। तो ये केसेस में आखिर हुआ क्या था? एक हवाला ट्रांजैक्शन नाम का स्कैम सामने आया था, और वो सामने आया था एक डायरी की वजह से, जो कि SK जैन नाम के हवाला ट्रेडर ने मेंटेन की हुई थी। अब सवाल ये आता है कि हवाला ट्रांजैक्शन आखिर है किस चिड़िया का नाम? तो होता यह है कि अगर आप मान लो किसी फॉरेन कंट्री में गए, और जितना टाइम आपको दिया जाता है कि इतने टाइम तक ही आप वहां पर स्टे कर सकते हो, उससे ज्यादा टाइम के लिए अगर आप वहां पे रुक गए तो ये माना जाएगा ना कि आप इलीगली वहां पर रुके हुए हो। तो अब यहाँ पर आप इलीगली रुके हुए हो, और फिर वहां पे पैसा वगैरह जो भी कमा रहे हो आप वो इंडिया में भेज रहे हो, तो आप ऐसे डायरेक्टली तो भेज नहीं सकते हो, पकड़े जाओगे। तो आप एक मशीनरी का यूज करते हो जिसको हम कहते हैं हवाला ट्रांजेक्शन। इलीगली आप पैसे फॉरेन कंट्री से इंडिया में भेजते हो हवाला ट्रांजेक्शन के जरिए। तो ये हवाला ट्रांजेक्शन तो स्कैम चल रहा था, इसको मतलब सीक्रेटली चलाने के लिए काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस को घूस वगैरह दिया गया था, और ये चीज़ इस डायरी से ही रिवील हुई थी। बट भले ही मतलब जो डायरी में एंट्रीज थी वो एक्यूरेट थी, ऑथेंटिक थी, बट एक कमी ये थी कि उसमें ना ब्राइब की डिटेल्स वगैरह नहीं थी इस तरह से कि कौन सी तारीख को किस पर्सन को मतलब ब्राइब दी गई, तो वो ड्यूली डेटेड नहीं थी। एक तो ये रीजन भी है, और बाकी रीजन यही है कि सिर्फ इन्हीं एंट्रीज के आधार पर जैसे कि किसी पर्सन को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि साफ साफ सेक्शन 28 में ये चीज लिखी है, और बाकी अदर कोई एविडेंसेस अवेलेबल ही नहीं थे, तो फिर इस केस में कुछ हुआ ही नहीं, बात खत्म। तो ये था आपका जैन हवाला डायरी केस। अब सेक्शन 29 में उन एंट्रीज की बात की गई है जो किसी पब्लिक और ऑफिशियल रिकॉर्ड में या बुक में की गई होती हैं, या रजिस्टर में की गई होती हैं, या फिर वो इलेक्ट्रॉनिकली की गई होती हैं। अब हम कब कहेंगे कि एंट्री किसी पब्लिक या ऑफिशियल रिकॉर्ड में की गई है? तो इस चीज़ के लिए हम रेफरेंस ले सकते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 74 सबसेक्शन 1 में पब्लिक डॉक्यूमेंट की दी गई डेफिनेशन का, एंड सेक्शन 77 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो डॉक्यूमेंट्स मेंशन है ना उनका। तो उनको हम कंसीडर कर सकते हैं कि ये पब्लिक और ऑफिशियल बुक या रिकॉर्ड वगैरह है। तो अगर उनमें कोई एंट्रीज की हैं, और एंट्रीज कौन करता है बेसिकली पब्लिक और ऑफिशियल बुक और रिकॉर्ड में? तो इसका आंसर है पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटीज को डिस्चार्ज करते टाइम, या फिर कोई भी अदर पर्सन जो कि ऐसी ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा है जो स्पेसिफिकली उसको लॉ ने दी है। तो उस दौरान जो भी मतलब किसी बुक या रिकॉर्ड में एंट्री करता है, तो हम उस बुक या रिकॉर्ड को कहते हैं कि ये पब्लिक या ऑफिशियल बुक और रिकॉर्ड है। ओके, तो इस तरह की जो एंट्रीज हैं वो सेक्शन 29 में रेलेवेंट होती हैं। कब? जब वो एंट्री किसी फैक्ट एंड इशू के बारे में बात कर रही है, या फिर वो किसी रेलेवेंट फैक्ट के बारे में बात कर रही हैं,
जो कि भारतीय साक्षी अधिनियम के किसी भी सेक्शन में रेलेवेंट फैक्ट हो सकता है। अब फैक्ट एंड इशू और रेलेवेंट फैक्ट होता क्या है, ये हमने भारतीय साक्षी अधिनियम के सबसे पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। बाकी पब्लिक और ऑफिशियल बुक और रिकॉर्ड का एग्जाम्पल हो सकते हैं क्या क्या चीजें, खसरा, खतौनी और जो डेथ एंड बर्थ रजिस्टर्स होते हैं, इसके अलावा जो मैरिज रजिस्टर्स वगैरह होते हैं, ये सब। सेक्शन 30 क्या कहता है भारतीय साक्षी अधिनियम का, ये कहता है कि अगर कोई स्टेटमेंट्स किए गए हैं किसी ऐसे मैप, चार्ट, प्लान में जो कि पब्लिश किया जाता है एंड जनरली अवेलेबल होता है फॉर पब्लिक सेल, और वो जो मैप, चार्ट, प्लान है वो बनाया जाता है अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एनी स्टेट गवर्नमेंट, लाइक इंडियन मैप्स वगैरह हो गए, रेलवे इशूड मैप वगैरह हो गए, और वो मैप, चार्ट, प्लान जो है वो रिफ्लेक्ट करता है ऐसा मैटर जो यूजुअली किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में रिप्रेजेंट किया गया है, स्टेट किया गया है। और उस मैप, चार्ट और प्लान की जो स्टेटमेंट यहाँ पर सेक्शन 30 में रेलेवेंट हो रही हैं वो संबंधित हैं किसी फैक्ट एंड इशू से या फिर रेलेवेंट फैक्ट से, तो तब वो स्टेटमेंट यहाँ पर सेक्शन 30 में ना रेलेवेंट हो जाएंगी। बस इतना सी बात है यहाँ पे, बाकी ऐसा इतना कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन ये है नहीं, सिर्फ हेडिंग पूछ ली जा सकती है, बाकी कुछ नहीं। सेक्शन 31 में वो स्टेटमेंट रेलेवेंट हो रही है जो कि किसी फैक्ट के बारे में है, ऐसे फैक्ट के बारे में जो पब्लिक नेचर का है, ओके, और वो कंटेन है किसी सेंट्रल एक्ट में, स्टेट एक्ट में या फिर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाने वाले नोटिफिकेशन में। तो वो पब्लिक नेचर की स्टेटमेंट सेक्शन 31 में यहाँ पर रेलेवेंट हो रही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है सेक्शन में भी। अब सेक्शन 32 भारतीय साक्षी अधिनियम का पढ़ने से पहले एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगी। कैसे बोल रही हो यार अबे यार इतनी फॉर्मेलिटी क्यों, देखो सिंपल सी बात है, हम लोग देखते हैं इंडियन कोर्ट्स के जजमेंट जब भी, तो उसमें हमने कई बार देखा है कि अरे हमारी जो इंडियन कोर्ट्स हैं उन्होंने फॉरेन कंट्रीज के लॉ को साइट किया हुआ है या फॉरेन कंट्रीज की जो रूलिंग्स हैं उनको साइट किया हुआ है। तो जब भी मतलब इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना कोर्ट को किसी फॉरेन कंट्री के लॉ के बारे में कोई राय बनानी है या फिर फॉरेन कंट्री के कोर्ट के द्वारा पास की गई रूलिंग के बारे में कोई राय बनानी है, तो इस चीज़ में मदद क्या करता है, कोर्ट को मदद करते हैं वो स्टेटमेंट जो कि उस फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट की अथॉरिटी में पब्लिश होते हैं, और उन बुक्स में कंटेन होता है उस लॉ के बारे में स्टेटमेंट जिसके बारे में कोर्ट को राय बनानी है, या फिर उस फॉरेन कंट्री के कोर्ट के रूलिंग के बारे में रिपोर्ट्स कंटेन होती हैं। तो तब उस बुक में जो स्टेटमेंट है ना, वो यहाँ पर जो पर्पस मैंने आपको बताया ना, इस पर्पस के लिए सेक्शन 32 में हो जाती है रेलेवेंट। और वो बुक जिनकी बात यहाँ पर हम कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल फॉर्म में भी हो सकती हैं। ये नई चीज़ है जो कि यहाँ पर सेक्शन 32 में आपको देखने को मिलेगी। जब ये सेक्शन इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन नंबर 38 होता था ना, तब वहाँ पर ये वाली चीज़ जो पर्पल कलर से मैंने लिखी हुई है वहाँ पर नहीं होती थी। अब सवाल ये आता है कि अगर भारतीय साक्षी अधिनियम में कोई स्टेटमेंट रेलेवेंट हो रहा है और अगर वो स्टेटमेंट किसी लॉन्गर स्टेटमेंट का पार्ट है या फिर वो कंटेन है किसी कन्वर्सेशन में, डॉक्यूमेंट में, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में, बुक में या सीरीज ऑफ लेटर्स में या फिर पेपर्स में, तो तब हम उसको कैसे कंसीडर करेंगे? क्या ये पूरा का पूरा मैटर ही कंसीडर करना पड़ेगा? तो इस चीज के रिगार्डिंग सेक्शन 33 ये चीज क्लियर करता है कि उतना ही एविडेंस दो जितना कि उस स्टेटमेंट के फुल नेचर को और इफेक्ट को समझने के लिए और ये समझने के लिए कि किन परिस्थितियों में वो स्टेटमेंट दी गई काफी है। तो सिर्फ उतना ही पोर्शन यहाँ पर सेक्शन 33 में रेलेवेंट होगा। उन लॉन्गर स्टेटमेंट, कॉन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, बुक और सीरीज ऑफ लेटर्स और पेपर्स का। ओके, तो ये चीज कोर्ट डिटरमिन करती है कि इन चीजों का कितना पोर्शन जरूरी है एविडेंस में दिया जाना, ताकि उस स्टेटमेंट का पूरा नेचर समझ सके और ये चीज समझ सके कि इन परिस्थितियों में वो स्टेटमेंट की गई थी। तो ये हो गया आपका सेक्शन 33 कंप्लीट। अब सेक्शन 34 से लेकर 38 तक की प्रोविजन बताते हैं कि कब कोई जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री रेलेवेंट हो सकता है। तो सबसे पहले सेक्शन 34 भारतीय साक्षी अधिनियम का ये कहता है कि अगर किसी लॉ के तहत कोर्ट को रोका जा रहा है किसी जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री के होने की वजह से कि वो किसी सूट का कॉग्निजेंस ना ले या कोई ट्रायल वगैरह ऑर्गेनाइज ना करे, होल्ड ना करे, तो तब उस जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री का होना रेलेवेंट फैक्ट होगा ये डिटरमिन करने के लिए कि क्या कोर्ट को उस सूट का कॉग्निजेंस लेना चाहिए या वो ट्रायल होल्ड करना चाहिए। अब सवाल ये आता है कि कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जो कि कोर्ट को रोकते हैं
किसी जजमेंट ऑर्डर या डिक्री की होने की वजह से कि जो कोर्ट है वो सब्सिक्वेंट सूट का कॉग्निजेंस ना ले या कोई प्रोसीडिंग वगैरह ना चलाए, ट्रायल वगैरह होल्ड ना करे। तो उन लॉज के एग्जांपल्स हमारे पास देखने को मिलते हैं, जैसे कि सीपीसी में आपको देखने को मिलता है सेक्शन नंबर 11 जो कि रेस जुडिकाटा से डील करता है, देन सेक्शन 21A, सेक्शन 34 सबसेक्शन 2, सेक्शन 47 सबसेक्शन 1, सेक्शन 95 सबसेक्शन 2, सेक्शन 144 सबसेक्शन 2। देन सीपीसी के ऑर्डर्स में भी कुछ प्रोविजन दे रखे हैं, जैसे कि ऑर्डर नंबर 2 रूल 2, ऑर्डर नंबर 9 रूल 9, ऑर्डर नंबर 11 रूल 21 सबरल 2, ऑर्डर नंबर 22 रूल 9, ऑर्डर नंबर 23 रूल 1 रूल 3A, ऑर्डर नंबर 33 रूल 5। इसके अलावा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 20 क्लोज 2 में डबल जुबाडी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलता है, कि मतलब सेम ऑफेंस के लिए एक ही पर्सन को एक से ज़्यादा बार प्रोसिक्यूट एंड पनिश ना किया जाए। और इसी तरह का प्रोटेक्शन हम लोगों को देखने को मिलता है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन नंबर 37 में। तो ये जो लॉज यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं, जिनकी वजह से कोई जजमेंट ऑर्डर और डिक्री सेक्शन 34 में हो रहा है रेलेवेंट, इन सब का पर्पस है मल्टीप्लिसिटी ऑफ सूट को रोकना, मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग को रोकना। बिकॉज एक लैटिन मैक्सिम है, इंटरेस्ट रिपब्लिका उससे फिनिस लिथियम, यानी कि ये स्टेट के हित में है कि जो लिटिगेशन है उनका एंड होना चाहिए। एक बार अगर कोई लिटिगेशन एंड हो गया तो बात खत्म, वो दोबारा से ना कोर्ट में डाला जाए। इसके अलावा नेमो देबेत लिस विसारी प्रो उनो इदम कौजा, यानी कि किसी एक पर्सन को ना बार बार सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए परेशान नहीं किया जाना चाहिए। एंड रेस जुडिकाटा प्रो वर्तियाते ओक्यूपिटर, यानी कि जो कोर्ट ने डिसाइड कर दिया उसको प्रूफ कंसीडर किया जाना चाहिए। तो ये 3 रोमन मैक्सिम इन सभी प्रोविजंस का आधार हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सेक्शन नंबर 35 समझने से पहले हमें जजमेंट के जो 2 टाइप हैं, जजमेंट इन पर्सनम एंड जजमेंट इन रैम, ये पता होने चाहिए। जजमेंट इन पर्सनम बेसिकली वो जजमेंट्स होते हैं जो जिस सूट या प्रोसीडिंग में पास हुए हैं, वो उस सूट या प्रोसीडिंग की जो पार्टीज हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं सिर्फ उन्हीं पर अप्लाई होते हैं, सिर्फ उन्हीं पर बाइंडिंग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीपीसी में फॉरेन जजमेंट जो बता रखा है कि ये कंक्लूसिव इन परिस्थितियों में हो सकता है, वो इज अ काइंड ऑफ जजमेंट इन पर्सनम है। एंड सेक्शन 34 एसआरए में जो आती है डिक्लेरेटरी डिक्री, जिसके बारे में सेक्शन 35 से हमें ये जानने को मिलता है एसआरए के कि वो भी इज अ काइंड ऑफ जजमेंट इन पर्सनम। वहीं जो जजमेंट इन रैम होते हैं वो जिस सूट या प्रोसीडिंग में पास हुए हैं उस सूट या प्रोसीडिंग की सिर्फ पार्टीज और उनके रिप्रेजेंटेटिव पर ही नहीं बल्कि सभी लोगों के ऊपर बाइंडिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरलिटी या फिर इंसॉल्वेंसी से संबंधित डिस्प्यूट को सॉल्व करते हुए इस तरह की जुरिस्डिक्शन को इस्तेमाल करके कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट या ट्रिब्यूनल अगर दी है फाइनल जजमेंट ऑर्डर या डिक्री, तो तब उस फाइनल जजमेंट ऑर्डर या डिक्री को हम लोग कहते हैं कि ये जजमेंट इन रैम है। और सेक्शन 35 जजमेंट इन रैम की ही बात करता है। तो ये जो तीनों चीज़ें अभी हम सेक्शन 35 में पढ़ेंगे, इनको ना हम शॉर्ट में जजमेंट इन रैम कहेंगे, सिर्फ तभी जब हम सेक्शन 35 पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। बाकी ये ध्यान रखना है आपने कि जब ये सेक्शन था ना आपका इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 41, तो तब ट्रिब्यूनल वर्ड ये नहीं लिखा हुआ था वहाँ पे, और ना ही जो सेक्शन 41 में कंटेंट था वो इस तरह से सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 में डिवाइड किया गया था। बट उस कंटेंट को जैसे कि अब सेक्शन 35 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में डाला गया है, तो उसको सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2 में डिवाइड कर दिया गया और एक नया वर्ड ट्रिब्यूनल यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि जिन जजमेंट इन रैम की अभी हमने बात की, अगर वो जजमेंट इन रैम किसी पर्सन को कोई लीगल करेक्टर देते हैं या किसी पर्सन से कोई लीगल करेक्टर लेते हैं या फिर डिक्लेयर करते हैं कि कोई पर्सन किसी लीगल करेक्टर के लिए एंटाइटल है, और अगर वो लीगल करेक्टर रेलेवेंट होता है तो तब वो जजमेंट इन रैम यहाँ पर सेक्शन 35 में रेलेवेंट होंगे। या फिर अगर वो जजमेंट इन रैम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए एब्सोल्युटली एंटाइटल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट ही, बल्कि अगेंस्ट दी ऑल ओवर द वर्ल्ड वो किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए एंटाइटल है। तो ऐसा अगर कोई जजमेंट इन रैम डिक्लेयर कर रहे हैं तो तब अगर उस पर्सन का वो टाइटल रेलेवेंट है तो फिर वो जजमेंट इन रैम भी यहाँ पर सेक्शन 35 में हो जाएंगे रेलेवेंट। देन वो जजमेंट इन रैम कंक्लूसिव प्रूफ होगा। सबसे पहली चीज़ किस बात का, जो लीगल करेक्टर अक्रू हुआ है उसके बारे में, कि मतलब जो लीगल करेक्टर उस जजमेंट इन रैम ने कन्फर किया है वो अक्रू हो गया था उस टाइम पर जब वो जजमेंट इन रैम ऑपरेट हुआ। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर कोई प्रोबेट कोर्ट डिक्लेयर करती है कि जो जीनू है वो एग्जीक्यूटर है और वो ये चीज़ डिक्लेयर की 22 जून को, तो तब ये एग्जीक्यूटर वाला लीगल करेक्टर कंक्लूसिवली डीम किया जाएगा कि ये अक्रू हो गया था जीनू को 22 जून से। तो इस चीज़ का कंक्लूसिव प्रूफ होगा वो जजमेंट इन रैम।
ठीक है। इसके अलावा अगर जजमेंट इन रैम डिक्लेयर करता है कि कोई पर्सन किसी लीगल कैरेक्टर के लिए एंटाइटल है, तो तब जो डिक्लेयर्ड डेट है उस टाइम से ही उस पर्सन को वो लीगल कैरेक्टर कंक्लूसिवली डीम किया जाएगा कि अक्रू हो गया था। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैट्रिमोनियल कोड जो है वो डिक्लेयर करती है कि जीनू स्पाउसल सपोर्ट के लिए अमू से एंटाइटल है, और कौन सी तारीख से एंटाइटल है, 22 जून से। तो ये स्पाउसल सपोर्ट का जो एंटाइटलमेंट मेरे लिए डिक्लेयर किया गया है, ये कंक्लूसिवली रिकॉग्नाइज किया जाएगा फ्रॉम 22 जून, और इस चीज का कंक्लूसिव प्रूफ होगा वो जजमेंट इन रैम जिसने ये चीज डिक्लेयर की है। वहीं अगर वो जजमेंट इन रैम किसी पर्सन से कोई लीगल कैरेक्टर छीनता है, तो जिस तारीख को ये चीज डिक्लेयर की गई उस तारीख से कंक्लूसिवली ये डीम किया जाएगा कि उस पर्सन का वो लीगल कैरेक्टर हो गया है खत्म, और इस चीज के बारे में वो जजमेंट माना जाएगा कंक्लूसिव प्रूफ। फॉर एग्जाम्पल, अगर डिवोर्स की डिक्री आती है, मान लो मैं हूं और मेरा हस्बैंड है, हम दोनों के बीच में डिवोर्स हुआ है और 22 जून को वो डिक्री आई और उसमें लिखा है कि मैरिटल स्टेटस हम दोनों के बीच में खत्म। तो अब 22 जून से जो हमारा बीइंग मैरिड वाला लीगल कैरेक्टर था वो कंक्लूसिवली सिर्फ इस डिवोर्स की डिक्री की वजह से डीम किया जाएगा कि वो 22 जून से हमारा बीइंग मैरिड वाला लीगल कैरेक्टर हो गया है खत्म, अब हमारे स्टेटस है अनमैरिड। ओके, तो फिर ये जो डिवोर्स की डिक्री है कंक्लूसिव प्रूफ होगी यहाँ पे इस चीज के बारे में कि अब हम 22 जून से अनमैरिड हैं, मैरिड नहीं हैं। ओके, नेक्स्टली अगर वो जजमेंट इन रैम किसी पर्सन को डिक्लेयर किया था कि कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल है, तो डिक्लेयर टाइम से डीम किया जाएगा कि हाँ, जिस तारीख को डिक्लेयर किया गया चीज उस तारीख से वो प्रॉपर्टी उस पर्सन का ही है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर एडमिरलिटी कोड जो है वो डिक्लेयर करती है कि कोई पर्टिकुलर शिप जो है उसकी ऑनर जीनू है और ये चीज 22 जून को की जाती है डिक्लेयर, तो 22 जून से कंक्लूसिवली जो ऑनरशिप है वो मेरी ही मानी जाएगी, और इस चीज का कंक्लूसिव प्रूफ एडमिरलिटी कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो होगा। ओके, कि उस तारीख से वो पर्टिकुलर शिप की ऑनर जीनू है। शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि कोई जजमेंट ऑर्डर या डिग्री जो कि जजमेंट इन रैम की कैटेगरी का है वो बाइंडिंग हो, वो कंक्लूसिव प्रूफ हो अंडर सेक्शन 35, तो कुछ कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पहली कंडीशन कि वो जजमेंट ऑर्डर या डिग्री होना चाहिए फाइनल, और वो डिलीवर किया गया होना चाहिए बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल उस दौरान जब वो कॉम्पिटेंट कोर्ट या ट्रिब्यूनल एक्सरसाइज करती प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरलिटी या इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड जुरिस्डिक्शन। एंड वो जजमेंट ऑर्डर डिग्री कन्फर करना चाहिए किसी पर्सन पे कोई लीगल कैरेक्टर, या किसी पर्सन से कोई लीगल कैरेक्टर छीनना चाहिए, या डिक्लेयर करना चाहिए कि कोई पर्सन किसी लीगल कैरेक्टर के लिए एंटाइटल है, या फिर डिक्लेयर करना चाहिए कि कोई पर्सन किसी चीज के लिए एब्सोल्युटली एंटाइटल है। ऑलराइट, तो यहां पर ये हो गया आपका सेक्शन 35 कंप्लीट। अब यहां पर प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरलिटी एंड इंसॉल्वेंसी वाले जुरिस्डिक्शन से संबंधित जो जजमेंट ऑर्डर डिक्री की बात हमने सेक्शन 35 में की, उनको छोड़ के बाकी जजमेंट ऑर्डर और डिक्री एज पर सेक्शन 36 रेलेवेंट हो सकते हैं जब वो संबंधित हो किसी ऐसे मैटर से जो कि पब्लिक नेचर का है और इंक्वायरी के लिए रेलेवेंट है। बट वो जजमेंट ऑर्डर डिग्री जिस चीज के भी बारे में बात कर रहे हैं उस बात का वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होंगे। ठीक है, तो ये चीज सेक्शन 36 कहता है। फॉर एग्जाम्पल, ए ना बी के अगेंस्ट सूट फाइल करता है कि जो बी है उसने ए के लैंड पर करा है ट्रेसपास। बी ये कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये जो लैंड है इस पे तो पब्लिक राइट टू वे एग्जिस्ट करता है। तो अब यहाँ पर ए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ए इस बात को डिनाई करता है। अब जो बी है वो पेश करता है कि देखो ये डिक्री मौजूद है। क्या डिक्री? एक सूट ए ने फाइल किया था सी के अगेंस्ट, और सी ने ना सेम राइट टू वे यहाँ पर इलेज किया था, और फिर वो डिक्री सी के फेवर में पास हुई थी। तो ये डिक्री एग्जिस्ट करती है जिससे ये साबित हो रहा है कि राइट टू वे इस लैंड पर एग्जिस्ट करता है। तो ये जो डिक्री है ये यहाँ पर सेक्शन नंबर 36 में हो जाएगी रेलेवेंट। बट वही चीज है कि ये डिक्री इस बात का कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगी कि सही में वाकई में ये राइट टू वे एग्जिस्ट करता है, सिर्फ वो यहाँ पर रेलेवेंट हो रही है, बट इस बात की वो पत्थर की लकीर नहीं है कि राइट टू वे एग्जिस्ट करता ही करता है। ओके, तो इन शॉर्ट जो आपका सेक्शन 36 है वो जिन ऑर्डर, जजमेंट, डिक्री की बात करता है वो वाले नहीं होने चाहिए जो प्रोबेट, मैट्रिमोनियल, एडमिरलिटी या इंसॉल्वेंसी से संबंधित हो, बल्कि वो संबंधित होने चाहिए ऐसे मैटर से जो कि पब्लिक नेचर का है और चल रही इंक्वायरी के लिए रेलेवेंट है। उसकी रेलेवेंसी की बात यहाँ पर हो रही है। हालांकि वो जजमेंट, ऑर्डर, डिक्री यहाँ पर रेलेवेंट तो है, बट
जो मैटर के बारे में वो बात कर रहे हैं उस चीज का वो पत्थर की लकीर बोले तो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होता है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 36। अब सेक्शन 37 में सबसे पहले देखो जनरल रूल ये दिया गया है कि सेक्शन 34 से 36 तक जिन जजमेंट ऑर्डर और डिक्री की हमने बात की उनको छोड़कर बाकी सारे के सारे जजमेंट ऑर्डर और डिक्री इररिलेवेंट होंगे। लेकिन इस जनरल रूल के कुछ एक्सेप्शन भी है। पहला एक्सेप्शन यह है कि अगर उन जजमेंट ऑर्डर या डिक्री का होना अपने आप में ही एक फैक्ट एंड इशू है, कोर्ट को ये चीज डिसाइड करनी है कि भाई वो जजमेंट ऑर्डर या डिक्री एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये चीज ही डिस्प्यूटेड पॉइंट है, तो तब वो जजमेंट ऑर्डर और डिक्री का होना यहाँ पर हो जाएगा रेलेवेंट। फॉर एग्जाम्पल, ए को ना बी ने प्रोसिक्यूट किया था चीटिंग के क्रिमिनल चार्जेस के लिए, बट क्रिमिनल कोर्ट एक्विट कर देती है ए को, और जब क्रिमिनल चार्जेस किसी पर्सन के ऊपर लग जाते हैं तो बहुत दिमाग खराब हो जाता है, फिर मानहानि का सूट फाइल करता है अपन लोग। तो इसी तरीके से ए ने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल किया बी के अगेंस्ट कंपनसेशन वगैरह लेने के लिए। तो अब यहाँ पर उस सूट में हमारे पास फैक्ट एंड इशू ये है कि क्या ए को बी ने प्रोसिक्यूट किया था, और क्या वो प्रोसिक्यूशन उसने बिना रीजनेबल एंड प्रोबेबल कॉज के किया था, और क्या जजमेंट पास हुआ एक्विटल का, तो एक्विटल का जजमेंट आया या नहीं, ये चीज फैक्ट एंड इशू है, और इसी वजह से वो क्रिमिनल कोर्ट का जजमेंट यहाँ पर रेलेवेंट हो जाएगा। दूसरा एक्सेप्शन हो सकता है कि वो जजमेंट रेलेवेंट हो सकते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किसी अदर प्रोविजन में। फॉर एग्जाम्पल, ए ने ना डिक्री इजेक्टमेंट की बी के अगेंस्ट ऑब्टेन की थी, फिर उसके बाद होता यह है कि ए का हो जाता है मर्डर। तो सवाल आता है कि क्या बी ने ए का मर्डर किया, तो ये तथ्य पेश किया जाता है कि भाई बी के अगेंस्ट ना इजेक्टमेंट की डिक्री आई थी ए के फेवर में, तो क्या पता इस वजह से उसने ए का मर्डर किया हो, क्योंकि ये चीज बी का मोटिव हो सकती है ए का मर्डर करने के लिए, और मोटिव भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन नंबर 6 में होता है रेलेवेंट, और इस वजह से ये डिक्री यहाँ पर सेक्शन 37 में हो जाएगी रेलेवेंट फॉर शोइंग मोटिव अंडर सेक्शन 6 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बाकी ये कुछ इलस्ट्रेशंस यहाँ पर दे रखे हैं जो आप लोगों ने देखने हैं, जिसमें से एक तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, बाकी ये जो बी वाला इलस्ट्रेशन है ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और एक और इलस्ट्रेशन यहाँ पर अडल्ट्री के संबंध में होता था जो कि अब यहाँ पर इन्होंने हटा दिया है, वो चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अब सेक्शन 38 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, जो कि आज की वीडियो का आखिरी सेक्शन है, ये कहता है कि अगर किसी सूट या प्रोसीडिंग में सेक्शन 34, 35 या 36 के तहत कोई जजमेंट ऑर्डर या डिक्री अगर रेलेवेंट हो रहा है और उसको एडवर्स पार्टी ने कर दिया है प्रूफ, तो जो अदर पार्टी है उस सूट या प्रोसीडिंग की, उसके पास भी ये राइट है कि अगर वो जजमेंट ऑर्डर या डिक्री किसी ऐसी कोर्ट ने दिया था जो कॉम्पिटेंट नहीं थी, या फिर वो फ्रॉड या कोलूजन से लिया गया है, तो तब उस जजमेंट ऑर्डर या डिक्री की जो रेलेवेंसी है, जो वैलिडिटी है, उसको जो अदर पार्टी है वो सेक्शन 38 के तहत चैलेंज कर सकती है, कि भले ही वो इन सेक्शंस में रेलेवेंट हो रहा है और एडवर्स पार्टी ने प्रूव भी कर दिया, भाई ये भी तो देख लो कि वो जजमेंट ऑर्डर या डिक्री किसी ऐसी कोर्ट ने दिया था जो कि कॉम्पिटेंट ही नहीं थी, या फिर भाई वो तो फ्रॉड से लिया गया था या कोलूजन करके वो लिया गया था मिली भगत से। ओके, और यहाँ पर सेक्शन 38 में जो रेलेवेंसी को चैलेंज कर रही है वो सूट की पार्टी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई स्ट्रेंजर पर्सन। ओके, तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 38 कंप्लीट। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी गो विद जीनत को भी सब्सक्राइब करना, साथ ही मेरा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गो विद जीनत, उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वहां पे काफी सारी चीजों की अपडेट, किसी भी जुडिशरी के एग्जाम के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जो निकलती है उसके बारे में अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है, और साथ ही कौन कौन से सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट अवेलेबल हैं वो सब कुछ डिटेल्स आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट की जाती है। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको ये बुक परचेज करना है भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, या फिर कोई भी पीडीएफ नोट किसी भी सब्जेक्ट का, तो उसको परचेज करने के लिए ना मुझे व्हाट्सएप कर लेना, या मेरी टेलीग्राम आईडी पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।